नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज हम सेक्टर 15 फरीदाबाद में हैं और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो कि ना तो किसी समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं और इंडिपेंडेंट खुद ही अकेले सड़कों पर उतर जाते हैं। कोविड का समय चल रहा है, कोविड महामारी है। 2020 मार्च के आसपास मैं इनसे मिला था, तो मैंने इनको देखा था सेक्टर 15 की एक रोड पर ही अकेले खड़े हुए थे और कुछ हाथ में मास्क लिए हुए थे और लोगों को रोक रोक कर, चाहे वो गाड़ी में हो बाइक में हो, उनको समझा रहे थे और उनको मास्क दे रहे थे। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकल रहा था मैंने सोचा कि एक बार पूछूं कि ये हैं कौन। मैं जबकि आगे जा चुका था, फिर मैं रिवर्स आया और फिर इनसे बातचीत की तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो अकेले ही सड़कों पर उतर जाते हैं। समाज सेवी संस्थाएं भी फरीदाबाद शहर में काम कर रही हैं, जिला प्रशासन भी बहुत काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी भी संस्था या लोगों के इकट्ठे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही निकल जाते हैं और खुद ही लोगों को समझाते हैं। तो आइए आपको मिलाता हूँ नरेश श्योरान जी से। नमस्कार जी। श्योरान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे फिर से दोबारा से आज मुलाकात हुई है। आज से 1 साल पहले लगभग मैं आपसे मिला था और आप जिस तरह से काम कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि जो 2020 था उससे ज़्यादा बुरा हाल इस साल है। अब और ज़्यादा महामारी फैल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो बीमारी जो ये चली है बहुत ही ख़तरनाक है। मैं आज 2 महीने से अपने समाज के लोगों को फोटोए मैसेज भेज के इनको मैं समझा रहा हूँ कि भाई आप ध्यान रखिएगा, क्यों ये आसान नहीं है और बहुत ही मुश्किल वक्त हमारे पे आया हुआ है। तो मैंने सारे 2,500-3,000 हज़ार जो भी मेरे फ़ोन में हैं सबको मैं भेजता हूँ कि भी मास्क लगा के रखिएगा और 2 या 6 इंच जो भी जितनी दूरियां बना के रखिएगा और अपने बार बार हाथ धोते रहिएगा। मैंने बहुत समझाया जी। अभी भी कल भी एक मैंने वीडियो डाली है अपनी, जो मैं आज से 8-9 महीने पहले मुझे कोरोना हुआ था, जो 13 दिन मेट्रो में रहा। मुझे निजी अनुभव था कि भाई क्या तकलीफें होंगी। तो अब मैंने उनको फिर मैसेज डाल के किया है कि भाई आप उस दौर पर ना गुजरें। क्यों नरेश जी, आप करते क्या हैं वैसे? सर मैं अब क्या बताऊं, इस टाइम तो मेरा कोई काम धंधा भी नहीं है, सिर्फ एक समाज सेवा में ही मैं जो मेरे से छोटा मोटा होता है उसी में ही लगा हुआ हूं जी। तो इस तरह की इंस्पिरेशन कैसे मिलती है कि आप खुद ही अकेले चले जाते हैं? परिवार सपोर्ट करता है आपको? नहीं, परिवार तो देखो जी, एक मैडम है हमारी, मिसेज हैं, वो भी मुझे बीच में कभी कभी कहते हैं भाई, फिर भी मैं उनको समझाता हूँ। मैंने कहा यार इस जग में आए हैं तो कुछ क्यों ना कुछ करके जाएँ। क्यों जी, क्यों ना कुछ करके जाएं, समाज के लिए करके जाएं। और मैंने तो कभी सरकार से या पड़ोसियों से या भाइयों से या किसी से भी एक वो नहीं रखी कि मुझे कोई मेडल मिले या मुझे कोई सर्टिफिकेट मिले। मेरा सर्टिफिकेट तो मेरा ठाकुर जी बंसी वाला मुझे दे देता है, तो इसलिए उसकी ताकत से ही मैं थोड़ा बहुत अपना। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने मुझे संपर्क में तो हम तब से काफ़ी टाइम रहे हैं और रोज़ाना व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि साहब आप हमें कवर कीजिए या आप हमारा इंटरव्यू लीजिए या आप मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आप मुझे कवर करने आइए। कभी भी मुझसे कभी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। आज मैंने खुद सोचा एक बार, तो मेरे जहन में आया कि नरेश जी का एक इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि लोग देख सकें, लोगों को भी इनसे एक प्रेरणा मिले कि जब एक व्यक्ति अकेला घर से निकलकर लोगों को जागरूक करने का काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नरेश जी, किस तरह की सेवा आजकल चल रही है, कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? एक तो जी आजकल मैं बीच में अभी कोई हफ्ता पहले हमारे एक सरदार जी हैं, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि नरेश जी हम यहाँ स्कूटरों पे जो बच्चे घूमते हैं बिगर हेलमेट के, बिगर लाइसेंस के, आप आइए, कुछ आपकी 15A में पकड़ है तो आप हमारी मदद कीजिएगा। तो हम जी पुलिस चौकी इंचार्ज साहब वगैरह आए तो जगह जगह हमने लगाया और हमने
खुली डंके की चोट पे कहा। माँ बाप के घरों में भी कहते हैं, और उस दिन भी मैंने 5-7 बच्चों को पकड़ा और उनके माँ बाप से फ़ोन किया कि भैया आप ऐसा ना करें, आजकल बीमारी भी फैली हुई है, प्लस कोई भी अनहोनी घटना हो जाती है, बच्चा है चाहे मेरा गया या आपका गया तो है ही, हमारे ये नुकसान जब हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं जी। और फिर मैंने सरकार से भी आग्रह किया कि जो भी बच्चे नहीं मानते हैं तो उनके माँ बाप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन पे जितने भी भारी से भारी जुर्माना लगाया जाए। प्लस जो बिगर मार्क्स के घूम रहे थे उनको भी मैंने हाथ जोड़े, उनके हम तो पैरों तक हाथ लगा देते, भाई कोई बीमारी हो जाएगी, घर में आपके माँ है, बाप है, छोटे बच्चे हैं, तो कोशिश करते हैं, मान रहे हैं। अच्छे लोग बहुत हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे ही हैं, कुछ लोग हैं जो सिरफिरे टाइप हैं, तो उनको फिर पुलिस का काम है, वो समझाएगी। बिल्कुल प्रशासन का काम है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नरेश जी सेक्टर 15 के यहाँ के जो RW है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, क्योंकि इनके अच्छे कामों को देखते हुए यहाँ इनको एक पद दिया गया है, तो इनके कामों की वजह से। तो नरेश जी आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत सी बढ़ जाती हैं समाज के प्रति भी, अपने RW के प्रति भी। तो RW के लोग का सपोर्ट कैसा रहता है आपके साथ? हमारे जो बड़े प्रधान हैं DC गर्ग साहब हैं, उनका मुझे पूरा सहयोग मिलता है और वो ही मुझे आगे कह देते हैं भाई नरेश जो करना है आपने करना है। अभी मैंने कम से कम 3-4 कैंप लगवाए हैं, मेडिकल कैंप लगवाए हैं। ये जो SRS वाले डॉक्टर साहब है उनका मेरे पास हफ्ते में एक बार फ़ोन आता है। और प्लस अभी ये टीका अभियान चला है, यहाँ पे हमने टीके का 2-3 कैंप लगवा दिए हैं। प्लस सफाई अभियान है, प्लस जो हमारे OP सिंह पुलिस प्रशासक है उनका मुझे बड़ा सहयोग मिलता है। हमारे जो चौकी इंचार्ज साहब लगे हुए हैं आज पूरे, हम अपनी 15A की गारंटी हमने ले रखी है कि यहाँ पे कोई भी कोताही या कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होता जो वहाँ तक जाए। हम कोशिश करते हैं अपने 15A में ही संभाल लेते हैं उस बात को। जी। हाँ, मैं धीरे धीरे आप सबको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हम जनरल चिट चैट कर रहे हैं और एक इंटरव्यू कर रहे हैं कि ताकि धीरे धीरे आपको इनके बारे में, इनकी खूबियाँ पता चलती रहें। आपको बता दूं कि लगभग 50 बार से ज़्यादा आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं सोहन साहब। एक बार इस बारे में और आप कुछ बताएं। हाँ जी, मैं आज जब मैं 18 या 19 साल का था मुझे याद है, तो मेरा सैलून हुआ करता था, तो वहाँ पे डॉक्टर एक आते थे यादव साहब जी, तो उनका पूरा SS यादव थे, शायद याद नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नरेश यार आप दुकान पे इतनी सेवा करते हैं, अब एक बार चलो ऐसे बादशाह खान में कैंप लगाओ, कौन दो। मैं कहा साहब चलो जी, तो आपको इनाम मिलेगा। तो खुशी खुशी में गया, वहाँ पे मैंने दिया तो बड़ा मज़ा आया। एक सर्टिफिकेट मेरे को उन्होंने दिया, एक छोटा कार्ड दिया, जोश से मैं खूब घूमा। फिर जहाँ भी कैंप लगते मैं उनमें अपना बिगड़ गए। और एक बार तो चंबा ही है कि रात को मेरी मैडम के कोई काफ़ी परेशानी होगी, तो उसने मुझे मेडिकल के लिए कहा भी दवाई ले आओ। रात के ये 12 और 12:30 बजे का टाइम था। वहाँ कोई एक लेडीज़ जिसको बेबी होने वाला था, वो बहुत परेशान थे वो लोग परिवार के कि भी खून चाहिए, वो उस टाइम व्यवस्था नहीं है। तो मैं भी कुछ कुदरती कुछ ऐसे सहयोग बने, तो मैंने कहा यार खून चाहिए तो हम देंगे, क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको खून दिया, तो उनसे आज भी मेरा हालचाल वो होता है। आज बेबी उनका बहुत स्वस्थ है जी, जो मैं किसी के काम आया जी। तो उसके बाद सरकार तक ये बात कैसे गई मुझे नहीं पता। मुझे एक DC साहब ने अवार्ड भी मुझे एक दिया और मैं 60 और 65 55-60 के आसपास इतना मैं दे चुका हूँ। और आगे जब कितनी उम्र होगी अभी आपकी? मेरी 60 में 2 कम है। अच्छा। और थोड़ी बात ऊपर कर दूं तो मेरे पूरे परिवार ने देह दान ऑल इंडिया मेडिकल में पूरा मैंने अपनी बॉडी को दान दिया हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो इसलिए दिया हुआ है कि भाई आज इतनी लकड़ हमारी ख़राब होती है, तेल घी दीवे, मैं नहीं चाहता कि भाई ये इतना जो हमारी लकड़ वगैरह हमारा नुकसान वो भी है। और फिर दूसरा, अगर आपके शरीर का कोई काम किसी के आ जाए, और मेडिकल के जो बच्चे चेक करते हैं जी, मैं अभी अपनी द्योती से मिलवाता हूँ, उसने भी अपना जो है ऑल इंडिया मेडिकल में अपनी बॉडी दान दी हुई है जी। और कोशिश करूँगा जब तक ज़िंदा हूँ कि मैं अपने समाज के लिए और अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और जब भी मेरी आधी रात को भी ज़रूरत हो तो मैं खड़ा हुआ हूँ। नरेश जी, एक चीज़ पर और चर्चा करूँगा मैं आपसे कि हम लोग रोज़ाना फील्ड में होते हैं, निकलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। हम भी, हमारी भी कोशिश रहती है कि हम लोगों को समझाएं, उनको भी जागरूक करने की कोशिश करें। अक्सर हम अभी भी हम ऐसा देख रहे हैं, जबकि आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के मरीजों के।
फरीदाबाद में भी 800 से ऊपर की संख्या में एक्टिव केस आ रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी वो स्थिति बताएं जब आप कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, तो वो स्थिति कैसी रही थी, ताकि लोगों इसको सुने और वो समझें कि ये स्थिति कितनी भयानक हो सकती है, आपके साथ आपको कितना परेशान कर सकती है। मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि ये ईश्वर, ये जो बीमारी है किसी को आए ना। और जब ये बीमार आई थी तो मुझे याद है हमारे पड़ोस में 2 जने थे, एक मैं गया था और एक हमारे शर्मा जी थे। वो तो 3 दिन बाद चोला छोड़ गए। तो जब मेरे को लेके गए, मेरे घर वाले चिंतित, और जो बाहर वाले आके पूछते थे कि भाई ये बताओ आएगा या नहीं आएगा। तो बड़ी परेशानियां थी। और उसकी परेशानी सबसे ज़्यादा ये थी जी कि वहाँ पे जब आप अस्पताल में दाखिल होंगे तो आपको सहयोग डॉक्टरों का पूरा था, पर जो मनोवैज्ञानिक जी, फेफड़े में जैसे पानी भर जाना, सांस ना लिया जाना, बहुत ही मतलब ईश्वर भी वो दिन ना दिखाए जो मैंने अनुभव किया है। और मैंने मैसेज भी शेयर किया था उस टाइम पे। मेरी सारी रूह कांप रही थी, क्या मैं घर वापस जाऊंगा, क्या मैं दोबारा अपने बच्चों के साथ बैठूंगा। ये मेरे 24 घंटे ये चलता रहता था। पर शुक्रगुजार है उस परमात्मा डॉक्टरों का जिन्होंने मुझे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया, और जो मेरे 13-14 दिन उन्होंने जो मेरी दवाइयों से या वैसे हेल्प की। पर बड़ा कष्ट, वो उसकी कोई कलम नहीं मेरे पास, शाही नहीं मेरे पास, कोई किताब नहीं मेरे पास, जो वो घड़ी मैंने निकाली है कि मैं नहीं चाहूँगा कि इस बुरे वक्त पे किसी के साथ ये घटना आए। जी, तो देखा कैसे इमोशनल होके उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि वो समय कैसा उनके साथ रहा। तो आप सबसे भी अनुरोध यही है कि आप प्रत्यक्ष रूप से इनको आप देख रहे हैं, जो भोग चुके हैं इस चीज़ों को, तो आप लोग सभी जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करें। नरेश जी, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि मैं चाहूँगा कि आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें इस कोविड से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए। तो मैं आपसे, जो भी मेरी आवाज़, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है या जो भी ये हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है, आप उनको जगह जगह पहुँचाइएगा। मैं आपको हाथ जोड़ के, अगर आपके मेरे को पैरों में भी गिरना पड़े, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपने फेस पे इसको पूरा पैक रखें। घंटे बाद, 2 घंटे बाद बार बार हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरियां बनाते रहें। और आज जो ये हमारे छोटे छोटे नौनिहार छोटे बच्चे हैं, मैंने सुना है अभी टीवी में रोज़ कह रहे हैं कि भाई 7, 8, 9, 10 जो छोटे बेबी या 14, 15, 16 इन बच्चों को ज़्यादा आ रहा है। जब हमारा भविष्य, जब हम जिसके लिए हम कमा खा रहे हैं, जब हमारे उनको कुछ हो गया तो बहुत परेशानी होगी। तो मेरी यही आपसे फिर दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। और मैं नहीं चाहूँगा कि जो मैंने वो कोरोना काल की जो घड़ियाँ देखी हैं वो आप तक आएँ। आपसे फिर विनय विनती, आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे राष्ट्रपति जी भी, हमारे न्यूज़ चैनल जितने भी हमारे, आज हम इतने जागरूक हुए पड़े हैं, इन न्यूज़ वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इतना प्रचार करके इस बीमारी के हमारे आगे पीछे नहीं, हमारे आसपास नहीं आने दे रहे हैं। तो इनके सहयोग से और मेरे पे जो बीती है उसके सहयोग से कह रहा हूँ, अपना आप ध्यान रखिएगा, मास्क लगा के रखिएगा, बार बार हाथ धोते रहिएगा, और प्लस फासला, अपने घर में भी फासला रखिएगा। कोई ये नहीं है कि मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, तो वो नो मरने के बाद या कोई घटना होने के बाद तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये सत्य घटना है जी। तो आपने सुना नरेश जी को, इनका इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग इस भयानक स्थिति को समझें, इस महामारी को हल्के में ना लें, इसको गंभीरता से लें। जिस तरह से उन्होंने अपने स्थिति बताई कि उन्होंने क्या क्या भोगा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी वो साथ में वो सब चीज़ें हों। आपकी एक छोटी सी गलती आपको, आपके परिवार वालों को, आपके पड़ोसियों को, आपके आसपास के लोगों को परेशानी में डाल सकती है। तो कृपया मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजिंग प्रयोग में लाइए, फिजिकल दूरी बना के रखिए। वो
एक था 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, अभी भी मास्क ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करिए ताकि आप और आपका परिवार और आपका देश, आपका क्षेत्र इस भयानक महामारी से बचा रहे। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ रूबरू हम आपको कराएंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार।